Welcome to all of you in Sanwal Physics classes, and in today's lecture of class 12th we will study about the applications of Gauss theorem. In previous lecture we have studied about electric flux and Gauss law. तो previous lecture में हमने उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और उसके बाद हमने गॉस लॉ का प्रूव किया था फाई ई जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशंस करेंगे गॉस थ्योरम के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ के द्वारा या गॉस थ्योरम से हम डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो इसमें जैसे पहला टॉपिक है हमारा, जो पहला एप्लीकेशन है जो कि सीबीएसई में काफी इंपॉर्टेंट है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर of infinite length। तो ये मेन टॉपिक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी कि स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इस एप्लीकेशन के लिए मान लीजिए मैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ले लूं। ये मैंने एक स्ट्रेट चार्ज वायर ले लिया है। मान लेते हैं कि वायर जो है हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी कि इनफाइनाइटली मींस हम इसको थोड़ा सा पोर्शन ऐसे डॉट डॉट से यहाँ पर दिखा देते हैं। डॉट डॉट दिखाने का मतलब हमारा ये है कि वायर काफी लेंथी है और हम इसको दिखा सकते हैं कि काफी लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। तो ये मान लीजिए कि इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर हमारे पास है। अब इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मान लीजिए प्लस चार्ज से ये क्या है, यूनिफॉर्मली ये वायर हमारा चार्ज है। आप इसके बिटवीन भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो हमने कहीं पर भी लिख दिया, तो प्लस चार्ज से क्या है, चार्ज है। अब हमें क्या करना है, इससे r डिस्टेंस पर, मान लीजिए कहीं पर भी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे सिस्टम में सबसे पहले आप कुछ चीजें नोट करते जाएंगे, मैं आपको जरूर बताते जाऊंगा। अगर किसी लेंथ में अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम उसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ में देखते हैं। देखिए तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इसलिए हम यूनिट लेंथ L मान लेंगे। यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एक होता है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है आपका, इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। ये होगा चार्ज क्यू अपॉन लेंथ, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर वायर के लेंथ में जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का। दूसरा आपके लिए मैं बता दूं, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है पहले। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि Q अपॉन A। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा जब चार्ज सरफेस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम इसका यूज करेंगे सिग्मा का। तीसरा हमारे पास अगर चार्ज वॉल्यूम के अक्रॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम टर्म यूज करेंगे रो, और रो इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर तीन चीजें मैंने आपको बताई, फॉर्मूले में आप नोट कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी जब लेंथ के अकॉर्डिंग अलोंग आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी तब आएगा जब सरफेस के अलोंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आएगा Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जब आपका वॉल्यूम के अलोंग क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अलग से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भी। तो अब इसमें हमें इस वायर के कारण सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है r डिस्टेंस पर, तो हमें ऐसे सिस्टम के लिए एक गॉसियन सरफेस को हमें जूम करते हैं, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या है, उसकी कैसी सिमेट्री है, कैसा हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस के लिए आपका ऐसा होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, पहला जो गॉसियन सरफेस बनेगा, गॉसियन सरफेस जो हम यहाँ पर जूम करेंगे, वो आपका सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, यानी कि हर एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उस गॉसियन सरफेस की, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या सेम होना चाहिए। इसका मतलब है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए E, ये कैसा होना चाहिए, सेम और कांस्टेंट थ्रू द गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस जो भी हम बनाएंगे उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। ये कंडीशन उस गॉसियन सरफेस की है। दूसरी कंडीशन उस गॉसियन सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड, चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, बाय गॉसियन सरफेस। ये दूसरी कंडीशन है गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी। जो भी चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज जो होगा उस गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज होना चाहिए। जैसे अभी इस वायर में चार्ज है, तो मैं यहाँ पर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम खींचेंगे, स्ट्रेट लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में जब हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसमें आप खींचेंगे तो चार्ज इनक्लोज हो जाना चाहिए, उस गॉसियन सरफेस के द्वारा बाउंड हो जाना चाहिए, उसके इनसाइड वो चार्ज हमेशा आ जाना चाहिए। तीसरा जो मेन पॉइंट है गॉसियन सरफेस के लिए, आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यानी कि r डिस्टेंस पर किसी भी केस में आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के सरफेस पर होना चाहिए, यानी कि पॉइंट एट विच E इज रिक्वायर्ड, यानी कि वो पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड है, शुड बी, वो होना चाहिए कहां पर, एट द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। और जो गॉसियन सरफेस होगी, ये गॉसियन सरफेस आपका 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस होगा। कैसा होगा, 3 डायमेंशनल होगा, और जो कि इनक्लोज्ड होना चाहिए हर केस में। तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस खींचना अगर आप सीख जाएंगे तो आप इसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे गॉस लॉ से, किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला मैंने क्या कहा, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक होना चाहिए फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐसा सिमेट्रिक होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम या कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये कहां से होना चाहिए, थ्रू ईच पॉइंट से, ईच पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। जो आप गॉसियन सरफेस खींचेंगे उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा, चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। जो भी 3 डायमेंशन में हम खींचेंगे गॉसियन सरफेस, उसके द्वारा चार्ज इनक्लोज हो जाना चाहिए। एंड नंबर थर्ड, पॉइंट एट विच E इज रिक्वायर्ड, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, शुड बी एट द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, वो उसके सरफेस पर पड़ना चाहिए। तो अब इनको आप नोट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस करके, फिर हम इसको डिस्कस कर, आप इसको पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पर, फिर हम इसको आगे डिस्कस यहाँ पर करते हैं। ओके, तो आपने ये नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आपको ये बिल्कुल नोट करके अपने दिमाग में रखनी है बातें। तो देखिए, अब यहां पर अगर हम देखें कैसी गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करेंगे धीरे धीरे। अगर ये सपोज मेरे पास ये वाला केस है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सपोज इससे r डिस्टेंस पर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या इस साइड या इस साइड। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे वायर में मैं L लेंथ का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचता हूं। सपोज ये है पॉइंट,
तो ऐसे करके मैंने एक ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली है। 3 डायमेंशनल हमारी गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा दोनों इक्वल कर देते हैं हम। ये मान लीजिए ये कुछ ऐसे करके गॉसियन सरफेस है सिलेंडर के फॉर्म में। ये ऐसे हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली कि जो डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस भी हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि दोनों डिस्टेंस आपकी कितनी है, r डिस्टेंस है। ठीक है, ओके। तो ये सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस मैंने खींची है 3 डायमेंशनल है। पहली बात मैंने क्या कहा था इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से इधर की ओर होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। ठीक, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो इस पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस साइड होगा आउटवर्ड। अगर इस डिस्टेंस पे यहाँ पे बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है। तो सिलेंडर की अगर रेडियस r है तो इससे भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, यहाँ पर भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। ठीक, ऐसे यहाँ भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा सेम, क्योंकि तो r क्या है, रेडियस सेम है। दूसरा अगर यहाँ पर देखा जाए इसकी रेडियस r है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ भी आप देखेंगे कि तो सिलेंडर ऐसे है ना, जैसे ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो सिलेंडर इसको ऐसे घेर रहा है, 3 डायमेंशनल है। तो हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डिस्टेंस r क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस गॉसियन सरफेस में देखेंगे हर जगह पर यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमने इसलिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचा। दूसरा मैंने कहा था कि चार्ज इंक्लोज हो जाना चाहिए उस गॉसियन सरफेस के द्वारा। तो अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो हमने इसके चारों ओर सिलेंडर खींच दिया तो ये इंक्लोज्ड हो गया। और थर्ड, वो पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो गॉसियन सरफेस जो आप खींचेंगे उसके सरफेस पर आना चाहिए। तो जो पॉइंट ये है, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ भी उतने ही पॉइंट पर, तो ये इसके सरफेस पर आ गया, यानी कि सिलेंडर के सरफेस पर ये पॉइंट हमारा आ गया। तो इसलिए हमारी गॉसियन सरफेस यहाँ पर प्रॉपर है। इसको सॉल्व करने से आगे अगर मैं बताऊं, अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज होता, पॉइंट चार्ज को, तो इसके लिए कैसी गॉसियन सरफेस आती, तो इसके लिए हम r डिस्टेंस की एक हम 3 डायमेंशनल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं कि आपका इस प्लस क्यू से हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके रेडियस r है तो फील्ड कैसा होता, सिमेट्रिक होता, और चार्ज भी क्या होता है इसके द्वारा, इंक्लोज्ड होता, और पॉइंट उसके सरफेस पर आ जाता, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसके कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो देखिएगा अभी तक जो किया है मैं इसको शॉर्ट में आपके लिए लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ओके, अब मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से पहला डेरिवेशन समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इन चीजों को लिख दिया है ताकि अगले डेरिवेशन से आप और अच्छे से समझ जाएं। तो हमने जो किया था हमने वही लिखा है, देखिए आप इजीली आपको समझ आएगा। मैंने लिखा लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P which is at a distance r from the charged wire, यानी कि हमें एक पॉइंट P है जो कि चार्ज्ड वायर से r डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पूरे वायर के कारण, टोटल के कारण। ठीक, अगर सिंपल एक चार्ज होता फिर तो 1/4πε/q/r² होता है पॉइंट चार्ज के कारण, लेकिन हमें पूरे वायर के कारण r डिस्टेंस पर अब निकालना है। तो देखिए The charge is uniformly distributed along the length of the wire. चार्ज जो है इस मैंने लिख दिया जो आपको एक्सप्लेन किया था, इस वायर के पूरे लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का लगाएंगे, जो आपको अभी पहले एक्सप्लेन किया। क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करेंगे, इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज अपॉन लेंथ। मान लीजिए इसमें टोटल चार्ज क्यू है, इस वायर में टोटल चार्ज क्यू है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा आप डिवाइड बाय एल कर दीजिए टोटल लेंथ से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि हर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू लैम्डा इनटू एल हो जाएगा। तो यहां से देखिए लेट अस ड्रॉ, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी सिलिंड्रिकल। कंडीशन क्या थी कि भाई हर एक पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और साथ में चार्ज क्या हो जाए, इंक्लोज हो जाए।
तो हमने लेट अस ड्रॉ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ l, गॉसियन सरफेस की लेंथ हमने l मानी है, ध्यान दीजिएगा, एंड रेडियस r, और जितनी डिस्टेंस r पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उतने ही रेडियस का हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, जो कि एक इमेजिनरी सरफेस है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक। रेडियस r थ्रू द पॉइंट p, इस पॉइंट से होते हुए, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस इज यूनिफॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट से वो क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, चार्ज भी इनक्लोज हो गया हमारा, दूसरी कंडीशन। तीसरी, पॉइंट p जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी कहां आ गया, उस गॉसियन सरफेस के, यानी कि उसके सरफेस पर आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इस गॉसियन सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, अब हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा दूंगा यहीं पर, तो फिर आप आगे इसको नोट कर लेना। ओके, तो आप यहाँ तक इसको यहाँ तक इसके नोट्स ऐसे कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको आगे मिटा दे रहा हूँ, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा मेन काम क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए, मेरा मेन काम है इस पूरे वायर के कारण इस r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है, आपने पढ़ा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई e थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, यानी कि जिसको हम E डॉट ds भी लिखते हैं, ये क्या होता है, इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो q होता है वो कैसा होता है, इनक्लोज्ड। ये तो गॉस लॉ है, ये तो हमने गॉस लॉ लिखा है यहाँ पर। गॉस लॉ कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, मैंने पहले E डॉट da लिखा था, E डॉट da लिखे या ds लिखे, एक ही बात है। E डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर q क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये तो गॉस लॉ है, इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। चलो, अब हम पहले मैथमेटिकली इस गॉसियन सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं। तो देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा ये आपको समझना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds इक्वल टू, यहां ध्यान से देखिए, अब इस गॉसियन सरफेस में कितने सरफेसेस बन रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस के बीच में कैसा एंगल होगा उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन रही है, उस सिलेंडर में कितने सरफेस बन रहे हैं। देखिए, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बनेगा ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बनेगा नहीं बनेगा, जो चारों ओर घूमेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, उसका एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। दूसरा, जब सिलेंडर बनेगा तो ऊपर कैसी सरफेस बनेगी, प्लेन सरफेस, ऐसे नीचे जब ये पूरा सिलेंडर घूमेगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर कैसा, प्लेन सरफेस टॉप का, नीचे कैसा, प्लेन सरफेस बॉटम का। तो इसमें 3 सरफेस बन रही है, ठीक। तो देखिए, जो पहला कर्व्ड सरफेस देखिए उसको समझिए जरा। मान लीजिए कर्व्ड सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस कैसे बनेगा, 3D फिगर है, ऐसे बनेगा कुछ, उसका एरिया वेक्टर कहां होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो मान लीजिए यहां पर मैं एरिया वेक्टर ये ले लिया मैंने, ठीक, ds एक एरिया वेक्टर या ds1 ले ले रहा हूं, ds1, ये एरिया वेक्टर ऐसे होगा नहीं होगा, आउटवर्ड होगा, और ये जो होगा आपका बाहर की, और ये एरिया वेक्टर बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा यहाँ पर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये समझिए, 0 डिग्री, क्योंकि तो एरिया वेक्टर भी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर भी बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे, तो दोनों के बीच में एंगल 0। ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। अगर सपोज आप यहां पर लेते हैं, यही ds1 ही दिखा देते हैं यहां के लिए भी, क्योंकि तो कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां से भी यही बाहर ही आता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने दोनों ओर ds1 दिखा दी, तो टोटल कर्व है, आप कहीं भी ले लो, 3D फिगर है, आप यहां पर ले लो, इधर जाएगा, यहां से ले लो, इधर जाएगा, यहां से ले लो, इधर, यहां से जो इधर, और तो ds1 तो इस पॉइंट प्लस चार्ज है इस पूरे वायर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगा, प्लस चार्ज से हमेशा अवे होता है। तो यहां पर भी E और ds1 के बीच में एंगल कितना होगा, 0, ठीक, क्यों ना दोनों पैरेलल। जो ds1 है ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो एक तो हमें सरफेस इंटीग्रेशन किसका लगाएंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। दूसरा, अभी टॉप की सरफेस देखिए, ये टॉप सरफेस में सबसे पहले यूनिफॉर्म वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, वायर से दूर, या इस साइड देखें हम,
तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा, ऐसे। लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ये टॉप सरफेस को ऐसे एज्यूम करिए, सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर है, टॉप सरफेस ये टॉप सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इससे आउटवर्ड नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए ये वाले टॉप प्लेन सरफेस के लिए मैं एरिया वेक्टर ये ले रहा हूँ, और ये वाले प्लेन सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर को सपोज ds2 कह देते हैं, या ds भी दिखा देते हैं, दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मेन चीज समझने की है कि टॉप प्लेन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। समझ आ रहा है? एक और सरफेस बची हमारे पास, कौन सी? बॉटम सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर की जो देखिए बॉटम सरफेस होगा, ये बॉटम सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यहाँ पर भी अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा। अगर आप इस साइड देखें, अगर इस साइड देखें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा। आप ऐसे इधर भी होगा, ये तो 3D फिगर है ना, ऐसा नहीं कि केवल इधर और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा सिलिंड्रिकल सरफेस के। लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? देखो ये सरफेस है अगर नीचे, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, तो एरिया तो ये है प्लेन सरफेस, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसके? 90 डिग्री। ऐसे अगर ये है, ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इससे ये जो सरफेस है इसके 90 होगा ऐसे। तो इसका जो एरिया वेक्टर है आप समझ सकते हैं, इसको मान लीजिए ds3 दिखा दिया हमने, देखिए दिखा दी, तो यहाँ भी एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा इससे, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा ड्यू टू प्लेन टॉप जो प्लेन सरफेस एरिया ऑफ टॉप, तीसरा प्लेन सरफेस एरिया ऑफ बॉटम। तो आपके समझने के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं कैसे लिख दे रहा हूं समझिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds1 कर्व, देखिए E डॉट ds1 लिख दिया। कौन से ds1 किसके लिए लिया है? कहीं भी ले लो आप, कर्व में ds1 मान रहे हैं छोटा सा, उसका टोटल इंटीग्रेशन कर दिया कर्व, प्लस कौन सा एरिया बचा? क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds2, इसमें आप कहीं पर भी छोटा सा एरिया वेक्टर ले लो ds2, कौन से वाले सरफेस के लिए लिया? टॉप सरफेस, तो टॉप लिख दिया आपके समझने के लिए। ऐसे इसमें E डॉट ds3, एक और बॉटम का प्लेन सरफेस बचा, प्लस E डॉट ds3 मैंने लिख दिया, और ये कौन सा है? बॉटम का। तो इन तीनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से हम E डॉट ds निकालेंगे, फिर उसको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर E जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E डॉट ds, 3 पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया, E डॉट ds1 कर्व, E डॉट ds2 टॉप और E डॉट ds2 बॉटम। तो यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा ये R और ये R थोड़ा सा कम ज्यादा लग रहा हो फिगर से, लेकिन आपको प्रॉपर फिगर बनाना है, स्ट्रेट वायर बनानी है, सिलिंड्रिकल जो सरफेस बनानी है, दोनों में ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी डिस्टेंस R जो है इक्वल हो। यहाँ पर ये थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है, तो उसको आप नेग्लेक्ट करके आप उसको प्रॉपर बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। E डॉट ds इक्वल टू जो कर्व्ड सरफेस है उसमें E डॉट ds1, E और ds1 के बीच में एंगल देखिए, तो मैंने आपको बता दिया एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो पहले भी एक्सप्लेन किया, थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो पहले अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E ds1 cos थीटा होगा, और थीटा cos 0 है यहाँ पर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया cos 0। क्यों? क्योंकि तो E और ds1 वाले एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? 0 है, प्लस E ds2 cos 90 लिख दिया मैंने। कैसे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E और ds2 टॉप वाले सरफेस दोनों बीच में एंगल कितना है? 90 है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, चारों ओर घूम रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, तो इसलिए एंगल क्या हो गया? 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉप सरफेस देख रहे हैं, अगर यहाँ पर ये 4 वायर है तो ये चारों डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तो रेडियस r है, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इक्वली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घूमेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो हमने अभी ऐसे ले लिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं कि ऐसे स्टेडी होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर एक पॉइंट पर होगा ऐसे। ठीक, देखिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका सब जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। अगर इस इलेक्ट्रिक, अगर आप क्या करें, इसका एरिया वेक्टर देखें, अगर मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाना चाहूंगा, ये ऐसे सिलेंडर है, ऐसे है, अगर फ्रंट व्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको सिलेंडर की टॉप का अगर ऐसा सिलेंडर माने कि हमारे पास ऐसा सिलेंडर है, ऐसे ऐसे सिलेंडर है, तो फ्रंट व्यू अगर आपके लिए ये है, तो फ्रंट व्यू है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसा ही होगा,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस एरिया वेक्टर के साथ हर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितने का एंगल बनाएगी, 90 बनाएगी। तो 3 डायमेंशन फिगर है, आप इसको इजीली समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो टॉप सरफेस एरिया है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चारों डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया, 90। तो E डॉट DS2 को हमने क्या लिख दिया, EDS2 cos 90। ऐसे नीचे वाली सरफेस के लिए फिर से समझिए भाई, सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, हर एक पॉइंट पर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 90। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसके एरिया वेक्टर में एंगल कितना होगा, 90 प्लेन सरफेस के लिए। तो ये भी हो जाएगा हमारा EDS3 cos 90। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस गॉसियन सरफेस से E डॉट ds, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन EDS1, ये तो cos 0 1 हो गया, प्लस cos 90 0, cos 90 0, तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है वो देखिए, E डॉट ds इक्वल टू केवल EDS1 बचेगा, जिसमें E क्या है, हर एक पॉइंट पर क्या है, इक्वल है गॉसियन सरफेस के, तो हर एक पॉइंट से डिस्टेंस r है, यानी कि रेडियस कांस्टेंट है, जितना डिस्टेंस r है उतना ही ये डिस्टेंस भी r है। आप उसको फिगर में प्रॉपर बनाइएगा, ये और ये r इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पर यानी गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया बाहर, ठीक, इंटीग्रेशन के। और इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन कहां पर लगता है, क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस के अलोंग लगता है गॉस लॉ में। तो देखिए अभी क्या बन जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल टू E। अब आप मुझे बताइए, DS1 कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है पूरे सिलेंडर का, उसमें मैंने DS1 एक छोटा सा पार्ट लिया है कर्व्ड सरफेस एरिया का। अगर आप टोटल इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल इंटीग्रेशन मींस ये कर्व्ड सरफेस एरिया के छोटे से एरिया का टोटल इंटीग्रेशन मींस सिलेंडर का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ DS1 क्या होगा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया के DS1 का यानी कि सिलेंडर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सिलेंडर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई RL, R यहाँ पर रेडियस है और L हमने क्या ले रखी, सिलेंडर की लेंथ। तो DS1 कितना हो जाएगा, E इंटू 2 पाई RL, ये आ गया हमारे पास। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। तो यहां तक अब देखिए, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गॉस लॉ जो हमने पढ़ा है, हमने E डॉट ds मेथड निकल तो निकाल लिया। अब हम गॉस लॉ से क्या होता है, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम गॉस लॉ यहाँ पर लगाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इतना यहाँ पर नोट करें, फिर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहीं पर। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, देखिए ये मैंने मिटा दिया। तो ये क्या आया था मेरे पास लास्ट में, मेरे पास आया था टोटल फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट किया, E डॉट ds इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL इक्वेशन 2, ठीक। अब हम लिखेंगे बाय गॉस लॉ। भाई गॉस लॉ क्या कहता है हमसे, गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है क्लोज्ड सरफेस से गॉसियन सरफेस से, E डॉट ds या phi E इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें Q क्या होता है, चार्ज इंक्लोज्ड होता है, ठीक। तो यहां से देखिए E डॉट ds की वैल्यू कितनी आई, E इंटू 2 पाई RL। तो यहां पर रख दीजिए E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसके बाद E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q को मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू L। अब लैम्डा इंटू L कहां से लिखा, जो हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या था, Q अपॉन L। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज था वायर के, भाई वायर की यूनिट लेंथ में अगर Q चार्ज था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा पूरे वायर में, ये हो जाएगा Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। तो लैम्डा आ गया यहाँ पर, Q के ऊपर हमने क्या लिख दिया, लैम्डा इंटू L। यहाँ पर L से L कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E निकल के आ गया हमारे पास। ये कितना आया देखिए, ये हमारे पास आ गया लैम्डा यहाँ बचा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस वायर से इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r।
कुछ बुक्स में आपको इसको ऐसे भी लिख देंगे भाई 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टर्म बनाने के लिए, तो इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 से हमने ऊपर नीचे इंटू कर दिया। तो मेन यहाँ पर क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा इस पूरे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, जबकि हमने पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पर होता तो पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पॉइंट चार्ज के कारण था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के कारण तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर था। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन जो वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये चार्ज वायर, तो चार्ज वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है केवल, न कि r स्क्वायर। ये पॉइंट आपको लास्ट में ध्यान देना है। ये तो हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन था। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डिस्टेंस r के बीच में ग्राफ खींचना चाहेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ आप खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा आज गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन, जो कि CBSE 2020 जो इस बार जो पेपर हुआ है इसमें पूछा भी गया है। इसी साल के पेपर में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इससे आप इसको समझिए, ठीक। आप नोट्स बना सकते हैं पूरा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। नेक्स्ट हम फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बाकी, ड्यू टू चार्ज सीट एंड स्फेरिकल सेल वगैरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।